स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश भर के सभी नागरिकों को प्रदान किए गए सभी अधिकारों की रक्षा करता है। इस संविधान के अनुसार देश के सभी नागरिकों के लिए कई प्रकार के मौलिक अधिकार तय किए गए हैं, जो कि किसी भी नागरिक को देश में सुचारू रूप से रहने के लिए उससे सम्मान के साथ साथ उस व्यक्ति को अपने स्तर के सभी हक प्रदान कराने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे देश भारत में नागरिकों के लिए बराबरी का अधिकार है, इक्वालिटी का अधिकार है, साथ ही हमारे को एजुकेशन का, रिलीजन का अधिकार है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड माने गए हैं। इसी तरह से देश के नागरिकों को एक और अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसे प्रिवेसी और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन में किसी अन्य व्यक्ति की जबरदस्ती के हस्तक्षेप पर रोक भी लगाई जा सकती है। इसमें किसी भी व्यक्ति की निजी, पारिवारिक, ऑनर, रेपुटेशन इंक्लूडेड है। तो आज हमारी चर्चा है एक ऐसे अधिकार पर जिसे हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जी हां, सही सुना आपने, हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आज हम करने जा रहे हैं बात आपके मौलिक अधिकार पर, और वो है आर्टिकल 21। तो पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे आर्टिकल 21 क्या है। तो आर्टिकल 21 अगर हम बात करें तो हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी में जीवन का अधिकार आप सभी को देता है। जीवन के साथ साथ व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन का अधिकार जो है वह आर्टिकल 21 देता है। और आर्टिकल 21 एक ऐसा राइट है जो आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को ये राइट है। साथ ही व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जी हां, पर्सनल लिबर्टी, तो जीवन और स्वतंत्रता का ये मौलिक अधिकार है और बेहद जरूरी है आर्टिकल 21। और हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, हमारा पूरा हक है इस पर। जीवन रक्षा हेतु समस्त जानकारी निजी रूप से रखने वाला मौलिक अधिकार है। साथ ही आपको राइट टू प्रिवेसी भी देता है। तो साथ ही नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह देता है। साथ ही अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। अगर उल्लंघन किया जाएगा तो सजा भी इसके ऊपर हो सकती है, इसके भी प्रोविजन है। तो पीड़ित व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एक प्रोसीजर जो होता है ना, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार आपको दे सकता है अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 21 का उल्लंघन जो है करता है। तो साथ ही राइट टू प्राइवेसी भी है, यानी कि राइट टू प्रिवेसी का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर है। और ये इतना वास्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो व्यक्ति अपनी निजी जानकारी किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। किसी भी ऑफिशियल के पास, अथॉरिटी के पास 3 दिन के अंदर किसी व्यक्ति से राइट टू प्राइवेसी का अधिकार जो है वह दिया जाता है। और बहुत वास्ट है। आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा कि आखिर क्या है आर्टिकल 21। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, आपको परिचय करा देते हैं। हसनैन मसूदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं। साथ ही अश्विनी दुबे हमारे साथ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। नूतन ठाकुर हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहला सवाल अश्विनी दुबे जी आपसे रहेगा मेरा, क्या है आर्टिकल 21 और कितना वास्ट है? जी थैंक यू पलक फॉर हैविंग मी हियर। पलक, सबसे पहले तो ये कहें कि जो भारत का प्राण है, दी सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और साथ ही साथ देश का, वो है आर्टिकल 21, जो जीने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य की सावधानी, जीवन का अधिकार, उसकी निजी स्वतंत्रता, अन्य व्यक्ति, कोई संस्था उस व्यक्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसको सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार होता है। किसी भी प्रकार की क्रूरता, अमानवीय उत्पीड़न, अपमानजनक व्यवहार, किसी भी प्रकार की जांच के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न या किसी स्थान पर, जैसे पुलिस भी किसी को अगर इंटरोगेट करती है तो वो भी राइट टू लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो जो आर्टिकल 21 है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। वो भारतीय संविधान की आत्मा, उसका जीवन कितने सम्मान पूर्वक तरीके से जीना चाहिए, इक्वालिटी के साथ जीना चाहिए,
पूरे समस्त जो जितनी भी कानूनी प्रावधान एक राजा को है उतने ही एक आम आदमी को है, यानी एक जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड व्यक्ति को है वो भी एक आम आदमी को है, वो इक्वालिटी की बात, वो संविधान में एक समानता की बात, वो निजता की बात, वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और लिबर्टी की बात आर्टिकल 21 में निहित है। यानी एक शब्दों में राइट टू लाइफ सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो आर्टिकल 21 है। अश्विनी जी आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ मसूदी जी भी है, सांसद है। सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितना महत्वपूर्ण आर्टिकल 21, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आर्टिकल 21 के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई प्रोविजन नहीं होता चैप्टर 3 में, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें गारंटीज है और जो फंडामेंटल राइट्स है उनका अहाता किया गया। आर्टिकल 21 इतना वसी है कि कहा जाता है कि अगर कोई और राइट गारंटी नहीं होता, इसमें इतनी वसअत है, ये सब सारे जो राइट्स हमारे हैं उन सब राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्योंकि आर्टिकल 21 सिर्फ ये नहीं कहता कि एनिमल एग्जिस्टेंस की जमानत देता है। आर्टिकल 21 जो राइट ऑफ लाइफ टू लिबर्टी की हम बात करते हैं, तो इसका ये मंशा है, ये तकाजा है कि ये सारे डायमेंशन जो है, सारे पहलू जो है, जो एक ह्यूमन बीइंग के जो सारी एक्टिविटीज है, उन सारे एक्टिविटीज को इकट्ठे करके हम लाइफ और जो लिबर्टी की बात करते हैं, सबको प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 21 बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि एक बेसिक फीचर है। देखिए, आर्टिकल 21 को कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो आर्टिकल 21 की नफी करे, उसके तजाद में हो, या उसको किसी तरीके से पामाल करे जी। तो आर्टिकल 21, जैसे कि दुबे जी ने कहा और आपने अपनी जो पहले आपने ही इंट्रोडक्शन दिया और बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन किया, बहुत कम स्कोप रहा बाकी डिस्कशन के लिए, इतना ज्यादा बसी आपने दिया। तो आर्टिकल 21 रियली एक सोल है। अब देखिए, 21 की जो हमारी आजादी के बाद से अब तक जो वक्तन फवक्तन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत की है, अब इसका इतना दायरा वसी बनाया गया है। हम बड़ा सफर कर चुके हैं, एक गोपालन से लेकर। लेकिन मसूदी जी, क्या आपको लगता है कि जो आर्टिकल 21 है उसके बारे में हमारी जनता जागरूक है? क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि हमारे राइट्स के बारे में हमें पता ही नहीं होता। देखिए, वो आपका कहना सही है। देखिए, अवेयरनेस की बात है। जब तक हम किसी को अवेयर नहीं करेंगे कि उसका राइट क्या है, उसके डायमेंशन क्या है और उसकी वसअत क्या है, तब तक तो जाहिर सी बात है वो उन प्रैक्टिकली उस हक से महरूम रहता है। क्योंकि मालूम नहीं होता कि मेरा जो हक है आर्टिकल 21 के तहत जो गारंटी है, जिसकी जमानत आईन ने दी है, उसकी वसअत कितनी है, उसका अहाता कितना है। उस वजह से कभी कभी क्या है कि जो उल्लंघन होता है, जो उस पर जो वायलेशन हो जाती है, तो उस वायलेशन पर कोई सवाल उठाए बिना ही वो बर्दाश्त की जाती है वो वायलेशन। तो कई ऐसे मामले हैं जिन मामले की आप मिसाल दे सकते हैं। इसमें आर्टिकल 21 बिल्कुल जो भी जिसका हक मुतासिर किया गया वो आ सकता है अदालत के सामने। और जैसे कि आपने पहले कहा कि आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है आर्टिकल 21 का, जहां पर भी पामाल होने का या तो पामाल किया गया या ऐसा कानून बनाया गया जिसके साथ तजाद में। तो ये सही बात है, आपकी अवेयरनेस की जरूरत है ताकि आम नागरिक को। और आर्टिकल 21 का एक और पहलू भी है कि ये हर एक को, सिर्फ ये नागरिक तक मुझे रेस्ट्रिक्ट नहीं है, ये हर एक को जमानत देता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो वो भी एक पहलू है, एक अहम पहलू है। ये सही है कि अवेयरनेस की जरूरत है ताकि जब भी कहीं का किसी का उल्लंघन हो। मसूदी जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है नूतन जी। तो आर्टिकल 21 का हम जिक्र कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स के लिए ये आर्टिकल 21 कितना जरूरी है? देखिए, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, उसने जीवन जीने का अधिकार दिया। वहां आश्रय जीवन जीने के अधिकार से ये नहीं था कि आप जिंदा हैं, जीवित रहिए। सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब सवाल ये आता है कि अब ये नहीं है कि हमारे यहाँ नागरिक अवेयर नहीं है इससे कि उनको ये अधिकार है। ये अधिकार पाए कैसे, मुख्य मुद्दा वो है। तो संविधान ने तो हमें अधिकार दिया है, लेकिन जब भी जनता अपने अधिकार की बात करती है, सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार की बात करती है, तो वहां जो हमारे कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के, अभी मैं उनको कहूंगी, खास करके जिनको इम्प्लीमेंट कराना है कॉन्स्टिट्यूशन को,
चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो या हमारे लेजिस्लेटर्स हो, वो उनमें कितना विल पावर है, वो कितना इंश्योर उस चीज को करा पा रहे हैं। क्योंकि विद टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार था उसको बहुत एक्सटेंड किया, और यहाँ तक एक्सटेंड किया कि शांतिपूर्वक सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, को भी आर्टिकल 21 के तहत माना कि ये भी नागरिक का अधिकार है कि आप रात भर शोर शराबा करिए, वो नहीं चलेगा। तो अब बहुत सारी, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, पानी पीने का हो, भोजन का हो, तमाम अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट से एक्सटेंड किया, उसको इसमें आर्टिकल 21 के अंदर शामिल किया। लेकिन क्या वाकई में आज भी लोगों को ये अधिकार मिल पा रहे हैं, और जो इससे वंचित हैं वो वहां तक पहुंच पा रहे हैं अपने अधिकार के लिए, उनको मिल पा रहा है? अगर जो जिनको ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं, वो या तो वो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट अपने राइट को, जहां उनके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वो उसको इंश्योर कराने को सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ कितने लोगों की ऐसी शक्ति या सामर्थ्य है कि वो अपने इस राइट को इन्फोर्स कराने को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं? जिनको वो वक्त का खाना सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, वो कैसे जाएंगे उस न्यायिक प्रक्रिया में जहां मसूदी जी क्या कहना चाहिए आप? क्योंकि एक तरफ तो हमने जिक्र कर दिया जी, आपके पास वापस लौटती हूं मैम, आपने बहुत बेहतरीन बात कही है कि एक तरफ तो आपने बोल दिया आपको राइट टू लिव है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, लेकिन अब लेजिस्लेटिव और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देखें, एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो कितना इसको लागू किया जा रहा है, जमीनी स्तर पर कितना ही आ रहा है। और मैम ने एक बात बहुत सही बोली कि एक व्यक्ति जिसके लिए एक लाइवलीहुड एक बहुत बड़ा सवाल अभी बना हुआ है, तो वो कोर्ट कैसे जाएगा? तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि जो आर्टिकल 21 है वो जमीन पर स्थापित हो? जी मसूदी जी। जी, पहली आप जैसे कहा जो पैनलिस्ट हैं कि सिर्फ जमानत ही काफी नहीं है, फिर वो उस पर अमल होना चाहिए, और उसके लिए दो हमारी बाधाएं हैं। एक बाधा ये, एक डिफिकल्टी ये है कि लिटिगेशन कॉस्ट, दूसरी बात यह है कि डिले इन डिस्पोजल ऑफ मैटर्स। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि जो भी कानून की जो ये हक दिया गया है 21 के तहत, इसको मुतासिर करता हो तो वो जस्टिस और फेयरनेस उस कानून की देखनी है। क्योंकि पहले ये था कि नहीं, कानून अगर है तो सब काफी है। अब वो सब करने के लिए तो आपको चाहिए कि आपका जो इजी हो प्रोसीजर, ताकि आप एनफोर्स करें। तो उसमें ये दिक्कत रहती है कि लिटिगेशन कॉस्ट की। अब उसके लिए जो प्रयास किया गया है वो हमारी लीगल सर्विस एक्ट है। अब देखिए, हर जगह पर हमारा एक लीगल सर्विस एक मैकेनिज्म है, या तो हम एक सपोर्ट देते हैं ताकि वो सहायता मिले उसको, जो मुतासिर हो और जो शिकायत करने वाला हो उसको सहायता मिले सरकार की तरफ से, ताकि वो अपना मामला कोर्ट तक पहुंचाए। एक बात है। दूसरी बात यह है कि अब जो हमारे पास जो पेंडेंसीज हैं, उन पेंडेंसीज को भी एडजस्ट करने के लिए और प्रयास किए गए हैं। लेकिन तब तक कोई भी हक जिसकी गारंटी, जो बुनियादी हक हो या कोई और हक हो, तब तक वो बेमायने हो जाता है। उसके लिए जो जिसका हक मुतासिर किया गया हो या उसको वायलेट किया गया हो, लेकिन उसमें वो रिसोर्सेज न हो वो, ताकि वो एनफोर्स कराए उस हक को। तो ये सही बात है कि अब लाइवलीहुड की तकाजा, जो लाइवलीहुड के जो चैलेंजेस हैं, तो उसमें उसके लिए जो साधन नहीं है, उसके लिए जो रिसोर्सेज नहीं है, तो वो हक एनफोर्स करने का उसके पास अवसर कम रहता है। अश्विनी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अश्विनी जी, जब हम जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल 21 का, तो इसके अंदर राइट टू लिव, राइट टू शेल्टर, राइट टू हमारे पास लाइवलीहुड भी है, तो क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू वर्क? देखिए, दो बातें। सरकार की यह जिम्मेदारी है, अनुच्छेद 15 में साफ तौर पर दिया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट स्टेट देखेगा, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2, अभी जैसे पोल्यूशन हम देख रहे हैं, तो पोल्यूशन को भी हम राइट टू लाइफ से जोड़कर इसलिए देखेंगे क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने नागरिकों को स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ हवा मुहैया करवाए। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोविड के समय पर हम लोग देख रहे थे कि सारे जब व्यापार बंद थे, लोगों का बाहर निकलना बंद था, तो 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा था वो राइट टू लाइवलीहुड के अंतर्गत सरकार की जो इसेंशियल जिम्मेदारी थी
उस जिम्मेदारी का पालन हो रहा था। सरकार कोई अच्छा वो काम नहीं कर रही थी। सरकार जनता को अधिकार देने के लिए संविधान में उसको जो कानूनी अधिकार है उसका वो पालन कर रही थी। इसलिए साफ पानी देना, साफ वातावरण देना, एम्प्लॉयमेंट की देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, डिस्क्रिमिनेशन क्लास और क्लासेस के बीच में बोला राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, फिर तो हमें दे नहीं पा रहे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, कौन जिम्मेदार? तो नहीं दे पा रहे, इसीलिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली जो गारंटी है, स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे वो पीछे भाग रहा है। और इसीलिए अगर हम वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करते हैं, वो वाइकेरियस लाइबिलिटी जैसे पॉल्यूशन से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाकर मुकदमा दाखिल करने का, कॉम्पनसेशन लेने का स्टेट के फेलियर की तरफ से, क्योंकि स्टेट की इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पराली नहीं जले, ताकि अगर नहीं जलेगी तो वहां पर धुआं नहीं आएगा। तो ब्लेम गेम जो शिफ्ट करते हैं और आम आदमी अदालतों में नहीं जाता, इसकी वजह से प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर हम देखें तो कायदे से इस हिसाब से तो मुझे लगता है पूरे नॉर्थ इंडिया को भी चले जाना चाहिए कोर्ट के अंदर, नेचुरली जाना चाहिए और उससे कोई फ्लडगेट नहीं खुलेगा। यही संवैधानिक हर नागरिक का अधिकार है, यही अनुच्छेद 21 भी कहता है, यही जो आप राइट की बात कर रही है अदालतों में जाने का, वो यही करता है। इसीलिए जो टॉर्शियस लाइबिलिटी होती है, जो डैमेजेस होते हैं, जो वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है, जो कॉम्पनसेशन होता है, ये सब बातें कानून में इसीलिए दी गई हैं, क्षतिपूर्ति के लिए जाने का अधिकार। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एनवायरनमेंट, ये हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर। रश्मि जी ने बहुत बेहतरीन बात कही, क्या कहना चाहेंगी आप, क्योंकि अभी तो पोल्यूशन हम देख रहे हैं? देखिए, मैं कहूंगी कि वो निसंदेह पोल्यूशन हम देख रहे हैं, तमाम चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इवन जैसे हम लोग छोटे थे, अगर दिवाली हो तो लोग पटाखे छोड़ते थे, वो भी बैन है क्लीन एनवायरनमेंट के नाम पे। लेकिन पराली जलाना उसको बैन है, उसके साथ ही वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो गया। मेरा कहना है कि आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि केवल पराली जलाने से ही पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो पॉल्यूशन के कारक हैं। तो हम कैसे उन चीजों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कानून तो बहुत बन गए और उसके नाम पे, लेकिन एक पोर्शन उसका इम्प्लीमेंटेशन है और दूसरा उसकी फिजिबिलिटी है। कि आप अगर हर चीज को क्रिमिनल ऑफेंस बना देंगे तो जो राइट टू डिग्निटी है लोगों की, वहां फिर जो आम पब्लिक है उसका शोषण ज्यादा है। अगर 4 पराली वालों को जला के अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है, पुलिस है, सब जानते हैं पुलिस के एक्शन कैसे होते हैं। 4 को तो आपने पकड़ा, आपने पराली जलाया, जेल में बंद कर दिया, अब वो कोर्ट जाए, जमानत ले, जो प्रोसेस है वो अपना 4 से कुछ बैकडोर से पैसे लिए छोड़ दिया आपने। या जैसे अभी उदाहरण के तौर पे पॉलिथीन बैन हुआ, बहुत जरूरी था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे फुटकर दुकानदार हैं उनको पकड़ के आप जुर्माना लगा रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। लेकिन उसका सोर्स है, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो खुद तो बना नहीं ले रहे हैं। अगर आप उस सोर्स को ही क्यों नहीं बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो मैन्युफैक्चर नहीं होंगी तो जाएंगी कैसे, सर्कुलेट कैसे होंगी? तो एक ड्राइव चलाए 15 दिन के लिए आपने किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, और वो अगर फुटकर दुकानदारों से बात करिए तो वो कहेंगे कि हमको चीप पड़ता है, सस्ता होता, और वो बेच रहे हैं तभी तो हम खरीद रहे हैं, बेचने वालों को बैन करें। तो जब तक एक होलिस्टिक पॉलिसी नहीं लाते जिससे आम पब्लिक का भी जुड़ाव हो, कानून नीचे से ऊपर बने, ना कि आप थोपिए। जब तक किसी भी कानून को आप पब्लिक पे थोपेंगे और उस पे क्रिमिनल लायबिलिटी, हर चीज की क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं हो सकती है कि आप जेल में बंद कर दीजिए, आधा से ज्यादा नागरिक आपके जेल के अंदर ही दिखेंगे और वहां आप रख नहीं पाएंगे। जी तो मसूदी जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, मसूदी जी आपके पास आना चाहूंगी कि क्या कहना चाहेंगे कि हमें एक स्वच्छ हवा देने की जिम्मेदारी भी स्टेट्स की है और ये हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर, इसका उल्लंघन हो रहा है। जी देखिए, जो आर्टिकल 21 है इसको एक रियलिटी बनाने के लिए, ताकि इसका फायदा सही मायनों में ये गारंटी हो, जो गारंटी दी गई है, उसके लिए एक नया टूल जो अब कई दहाइयों से, वो PIL का टूल है। अब देखिए, PIL के टूल में जब आप निशानदेही करे थे, आप हर एक को शिकायत करके कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट का रुख नहीं करेगा। तो एक PIL एक अच्छा इंपॉर्टेंट टूल हुआ है ओवर द ईयर, जिससे एनफोर्स हुआ है 21। ठीक है, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा जो ह्यूमन राइट जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें जो हमारा जब डेवलपमेंट हुआ है, मुझे लगता है और कहीं किसी मुल्क में उसकी इतनी अच्छी मिसाल नहीं मिलती है। अब जैसे आप कह रहे थे, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू प्राइवेसी, ये सारे जो है, ये सारे राइट्स जो है
या प्रिजम्पटिव राइट्स है, सारे 21 के स्कोप में आते हैं, क्योंकि सेक्शन 21 की बात करते हैं। तो जब फिर हम फंडामेंटल राइट्स को हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ भी देखना होगा, जिसमें कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है स्टेट के लिए, ये सारे इकट्ठे कर एक हॉलिस्टिक, जैसे मैडम ने कहा कि हॉलिस्टिक व्यू लेना चाहिए, एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। उसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सारी, लेकिन नूतन ठाकुर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और ये सभी अगर वो चीजों को लागू कर देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं है ना, इतना टाइम नहीं है कि वो हर जगह हर वक्त कोर्ट जा सके, इसलिए मैंने कहा कि जो करनी पड़ेगी ये चीज। जो PIL का टूल है, इसमें हर एक को जाने की जरूरत है, लेकिन जो लोगों का जिसमें लोगों के काज एस्पाउस करने का जिसमें भी एक स्पिरिट हो, वो जाके कोर्ट में, और आप जानते हैं कि जो सारे ये मैटर, जो सारे राइट्स है, ये अमलाए गए PIL की, और कोर्ट्स ने PIL को एंटरटेन करके महत्वपूर्ण डायरेक्शन दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट्स ने भी। और ये 21 एक रियलिटी बनाने के लिए आम जनता के लिए, ताकि इसमें लाइफ एंड बुलेट इसको दिया जाए। जी मसूदी जी, आपके पास अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगी। ये तो अभी हमने पोल्यूशन के ऊपर डिस्कस कर लिया कि क्लीन एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। आर्टिकल 21 के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, और वो था प्रिजनर्स, कैदियों के ऊपर आर्टिकल 21 कैसे जो है संरक्षण किया जाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे अश्विनी जी? देखिए, जेल में भी डिग्निटी के साथ रहने का, एक प्रिजनर के लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का, उसको वो जेल के अंदर सारे अधिकार देने, चाहे स्वास्थ्य का अधिकार हो, चाहे उसको भोजन का अधिकार हो, चाहे जेल के अंदर डिग्निफाइड तरीके से रहने का अधिकार हो, ये भी फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है। हर एक कैदी को भी अधिकार प्राप्त है, यानी किसी भी तरह से अमानवीय यातना जेल के अंदर, कि प्रिजनर हो गया, कन्विक्टेड हो गया, इसलिए उसका अमानवीय यातना नहीं, एक लॉ के पैरामीटर से एक जेल के मैनुअल है, वो जेल के मैनुअल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बनाए गए हैं। इसीलिए कैदी का भी अधिकार है, कैदी के साथ साथ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का भी लाइफ टू लिव विद डिग्निटी की बात करते हैं। जस्टिस वेंकट चलैया ने साफ तौर पर एक बात कही थी, जस्टिस वेंकट चलैया ने बेल को लेकर कहा था कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी जब किसी व्यक्ति को आप जेल में डालते हैं जानते हुए उसका बहुत संगीन अपराध नहीं है, तो ना सिर्फ आप उसकी लाइफ और लिबर्टी, उसका जो सम्मान डिग्निटी के साथ करते हैं, बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ। 21 के अंदर आई हैव अ राइट कि मुझे सनलाइट चाहिए, लेकिन उस वक्त हम देख रहे हैं कि उस कैदी को सनलाइट नहीं मिल रही है, मतलब प्रिजर्व हो रहा है वहां पर आर्टिकल 21 कैसे? देखिए, कुछ दो तरह के जेल मैनुअल में कैदियों को अलग अलग तरीके से रखने के लिए पैरामीटर्स है। जो बहुत हीनियस क्राइम का जेल कैदी है, उसके लिए किस तरह की जेल की, क्योंकि समय समय पर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं या जजेस हैं या ह्यूमन राइट्स के मेंबर्स हैं या जेल अथॉरिटीज हैं, वो विजिट इसीलिए करती हैं कि क्या तमाम सुविधाएं वहां पर जेल में बंद हुए कैदियों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट को ही एनफोर्स कराने के लिए वहां पर जाती है। तो ये इंश्योर करेंगे जेल अथॉरिटीज, और अगर कोई जेल अथॉरिटी मान लीजिए किसी को उसके जो उसका अधिकार है जेल मैनुअल के मुताबिक वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अदालत में एप्लीकेशन लगाते हैं। आप सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग, जिसने किसको नहीं ठगा, लेकिन उसने कहा कि उसको जेल के अंदर खतरा है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, उसको मंडोली जेल शिफ्ट किया गया। उसके अलावा तमाम ऐसे प्रिजनर्स को आप देखिए, किसी को पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया गया, किसी को दिल्ली से कहीं और शिफ्ट किया गया। तो ये पैरामीटर्स एक, और हर चीज एक मॉनिटरिंग से चलती है। सिर्फ रिव्यूइंग अथॉरिटी अदालत है। अल्टीमेटली अदालतें ये देखती हैं कि किसी व्यक्ति की निजता का हनन, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन। नूतन ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी। प्रिजनर्स का आर्टिकल 21 का अधिकार है, तो क्या आपको लगता है वो प्रिजर्व हो रहा है वहां पर, और कैसे प्रिजर्व हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं ये कहूंगी कि कुछ अधिकार जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, आर्टिकल 21 भी है, तो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वहां भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर प्रिजनर्स आते हैं कि अगर आपने अपराध किया है तो जो लॉ कहता है हमारे देश का, उसके अकॉर्डिंग अगर चीजें चल रही हैं तो वहां पे वो आपके उस राइट को कर्टेल कर सकते हैं। यहाँ दो तरह के प्रिजनर्स हैं जी, एक है जो कन्विक्ट हो चुके हैं, एक अंडर ट्रायल, जैसा अश्विनी जी ने कहा। मेरा और साथी अश्विनी जी ने यह भी कहा, और वो सही है कि पहले जब हमारा जुडिशियल सिस्टम में
प्रिजन भी और एक सुधारात्मक प्रक्रिया के तहत ये रखा गया कि जेल भी की जो भी ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कैसे हम बेहतर कर पाए। हमारे यहाँ की न्यायिक प्रणाली सुधारात्मक रही है, बदला लेने की नहीं रही है। अब ये आता है कि जब आप अंडर ट्रायल प्रिजनर की बात करते हैं तो वो उनके ऊपर एलिगेशन होता है, वो प्रूफ नहीं होता है, वो कन्विक्ट नहीं होते हैं। लेकिन उसी दौरान अगर पुलिस ऑथोरिटीज की बात, जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एक एफआईआर किसी ने सही या गलत लॉन्च करा दी, झूठी, आपको अगर तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, उसके बाद जो पहले था कि बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन जी, अब वो चीजें बदल गई हैं, क्योंकि ये लगता है कि नहीं, जो भी हमको सजा देना है, जितने दिन हमने जेल में बंद कर दिया शुरू में, वही पनिशमेंट है, क्योंकि ट्रायल प्रोसेस लंबा चले। तो वो संतुष्टि वहां हो जाती कि हम सजा दे रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर 2 साल आखिरी सवाल मेरा मसूदी जी आपसे रहेगा, फाइनल कमेंट मसूदी जी आपसे चाहूंगी मैं जी। मैम वक्त का अभाव है हमारे पास, मसूदी जी आपसे फाइनल कमेंट रहेगा, प्रिजनर्स के लिए आर्टिकल 21 कैसे प्रिजर्व जो है वो किया जाए, कैसे प्रिजर्व हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रिजनर के सारे जो उसके राइट्स हैं वो खत्म नहीं हो जाते प्रिजन गेट पर। प्रिजनर के कुछ राइट्स जो है वो रिटेन करता है। देखिए, सतवंत सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा किताब लिखने का हक, या जो विजिटेशन राइट्स है, ताकि उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त उससे मिले। लेकिन ये सारा रेगुलेट होता है मैनुअल में, जो जैसे इन्होंने कहा, सुप्रीम जी ने कहा, एक मैनुअल में दिया गया। लेकिन ये इवॉल्विंग जूरिस्प्रूडेंस, जैसे आज अब ये क्या इंटरनेट पर एक्सेस का हक है, ये सारे इवॉल्विंग जूरिस्प्रूडेंस है जो प्रिजनर्स की राइट्स की से हवाले से जूरिस्प्रूडेंस है। अब देखिए, कभी हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेते हैं और उनको उनके जो वहाँ की रहायश जहाँ पर रहते हैं वहाँ से दूर ले जाते हैं, तो विजिटेशन राइट्स मुतासर हो जाते हैं। तो ये सारा अभी इसमें जो प्रिजनर्स के मामले में है, इसका एक अप्रोच बदलता जा रहा है, जिसमें प्रिजनर के राइट्स की डिग्निटी रेस्पेक्ट किया जाता है कि नहीं, प्रिजन गेट पर सारे हुकूक से महरूम नहीं होता है, बल्कि वो रिटेन करता है कि, और वो डिग्निटी की जो बात है, जो डिग्निटी के साथ जिंदा रहने की बात है, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। देखिए, जैसे अस्पताल में हमारा कोई मरीज है तो हर एक जाके उससे मिल नहीं सकता है वार्ड, तो उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन। तो प्रिजन सिस्टम जो है इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन प्रिजनर, ये बेस लाइन ये है कि प्रिजनर महरूम नहीं होता है सारे हुकूक से, कुछ हुकूक से महरूम होता है जब तक उसकी, या अगर वो कन्विक्ट हो तो उस वजह से, या अगर वो अंडर ट्रायल हो तो उस वजह से। लेकिन बाकी हुकूक की जी, मसूदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका भी, और नूतन ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। आर्टिकल 21 कितना महत्वपूर्ण है हमारे संविधान के लिए, हमारे लिए खुद कितना ज्यादा ये मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है। आज इसी मुद्दे के ऊपर रही हमारी चर्चा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही।